हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जनरल नॉलेज से है, पॉलिटी सब्जेक्ट जो आपका आज चुन के लाया हूँ, राज्य व्यवस्था जिसको बोलते हैं। तो उसके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो अपने दोस्तों के बीच। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रश्न है पॉलिटी से रिलेटेड। तो देखते हैं पहला प्रश्न, द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑडिटेड बाय सीएजी। निम्नलिखित में से किसके लेखा सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सीएजी का फुल फॉर्म पता कर लें। सीएजी का जो फुल फॉर्म होता है वो कंट्रोल ऑडिटर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया होता है। इसका जो स्थापना हुआ था उसको ये 1858 में हुआ था। ये हर संस्था का ऑडिट करती है, मतलब साल के एंड में एक रिपोर्ट तैयार करती है कि इसका जो, अगर जैसे सपोज इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बताएगी कि इंडियन गवर्नमेंट का बजट इतना था, इतना इधर खर्चा हुआ, इतना इधर और इतना अकाउंट में अभी पड़ा है। ये सब लेखा जोखा जो करने वाली संस्था है वो है सीएजी। इसका स्थापना 1858 में हुआ था। और ये जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको आर्टिकल 148 में 148 आर्टिकल में इसको मेंशन किया है। और ये जो है ये हेड ऑफ इंडियन ऑडिट्स है। ये जो संस्था है वो इंडिया के सर्वोपरि, मतलब एक हेड है जो ऑडिट करने में आती हैं। और ये गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है, मतलब ये एक तरह से जो लोगों को पर्स का जो यही गार्जियन है, मतलब लोगों के हित में कितने पैसे खर्चे करे गए वो सब हिसाब किताब जो करना है, वो ऑडिट जो करना है वो सीएजी द्वारा किया जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल में, 148 आर्टिकल आपको याद रखना है इसका है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो हेड होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। और इसके जो हाल ही में अभी रिसेंट में जो है, मौजूदा में वर्तमान में अगर कोई है तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो इसके हेड हैं, सीएजी के हेड हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से किसका जो ऑडिट सीएजी नहीं करता है। म्यूनिसिपल संस्थान यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी, केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों बता दूं कि राज्य सरकार का ऑडिट जो है वो सीएजी करती है। सरकारी कंपनियों का भी ऑडिट जो है वो सीएजी करती है। और केंद्र सरकार का भी ऑडिट जो है ये सीएजी करती है। लेकिन जो म्यूनसिपल संस्थान है उसका ऑडिट सीएजी नहीं करती, उसके अंडर में वो नहीं आता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? आफ्टर विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड। जो समाजवाद है दोस्तों वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? संविधान संशोधन जो होता है 368 आर्टिकल के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया कि अगर कुछ भी गड़बड़ी दिखती है, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आर्टिकल में, इन संविधान में अगर समय के समय में बदलाव हर चीज़ों में ज़रूरी होता है, तो उसके हिसाब से एक आर्टिकल रखा गया है संविधान में। जो आर्टिकल 368 है उसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। जो हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ध्यान रखते हुए एक आर्टिकल भी बनाया जो 368 है, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन करना मुमकिन हो रहा है। तो उसके द्वारा जो संविधान में संशोधन किया गया था, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से संविधान संशोधन में ये सोशलिस्ट वर्ड जो समाजवाद शब्द है वो जोड़ा गया था। ऑप्शन है 38वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन, या 42वें संविधान संशोधन, या 45वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों बता दो इसका आंसर जो है वो 42वें संविधान संशोधन है, उसमें जोड़ा गया था। जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, उसमें ये शब्द जोड़ा गया था। जो समाजवाद है
42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सत्यनिष्ठा। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, जो 1976 में हुआ था। इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इतने सारे संविधान संशोधन किए गए थे, तो इसके लिए ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मतलब एक छोटा सा और संविधान, इसके द्वारा इतना ज़्यादा उसमें चेंजेस किए गए थे, तो इसके वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर एग्जाम में पूछा विच अमेंडमेंट आल्सो नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो 1976 में हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो 42वां संविधान संशोधन है, जिसमें सोशलिस्ट वर्ड यानी समाजवादी शब्द जोड़ा गया था इसमें प्रियम्बल में, जो प्रस्तावना है पहला ही पेज पे आता है। तो इसको ध्यान रखना है, कितने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सत्यनिष्ठा, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें से कौन सा भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। पार्लियामेंट्री, जो भारतीय संसदीय ढांचा है, संसदीय ढांचा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है वो हमारे जो निर्माता थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने खुद से नहीं लिखा, उन्होंने दूसरे देशों का संविधान पहले पढ़ा और उसमें से जो अच्छी चीज़ें लगी उन्होंने उठा के अपने संविधान में डाला है। जैसे साउथ अफ्रीका हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी, जापान, यूएसए, सबका उन्होंने संविधान पहले खुद पढ़ा कि दूसरे देश में कैसे चल रहे हैं। क्योंकि हमको तो अभी कुछ भी अगर हम नया करने जाएंगे तो उसके बारे में हमको तो इतना तो पूरा नॉलेज नहीं रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, किसी का तो रेफरेंस लेना पड़े। तो उन्होंने हर देश के संविधान में से जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से एक एक जो बेस्ट उनको लगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो उठा के अपने संविधान संशोधन में ऐड किया। तो उसमें से कुछ चीज़ें जापान से लिया, कुछ इंग्लैंड से, कुछ फ्रांस से। तो उसमें आपको बताना है कि जो संसदीय ढांचा है, जो संसद का पूरा ये है, वो कौन से संविधान संशोधन से लिया गया है, मतलब कौन से संविधान संशोधन कौन से देश से लिया गया है, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो आपको बताना है। तो दोस्तों बता दूं, जापान से जो लिया गया है वो जो संविधान संशोधन है, जो संविधान से जापान से लिया गया है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, जो जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया वो कानून द्वारा की जाएंगी, वो जापान से लिया गया है। और जो इंग्लैंड से यानी ब्रिटिश बोलते हैं ना उसको, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय ढांचा है वो इंग्लैंड से लिया गया है। और अगर कभी पूछे कि सिंगल सिटीजनशिप यानी एक नागरिकता, वो भी सिंगल सिटीजनशिप भी इंग्लैंड से लिया गया है, यानी ब्रिटिश से लिया गया है, उनके संविधान से उठाया गया है। और जो फ्रांस है उसमें से हमने क्या उठाया है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता। आपने अगर कभी प्रस्तावना संविधान का कभी प्रस्तावना पहला पेज अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तीनों वर्ड आपको देखने मिलेंगे, संविधान, लिबर्टी, इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। तो लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ये 3 शब्द आपको अगर संविधान का प्रस्तावना कभी आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा। जो ये शब्द हैं वो फ्रांस से लिया गया है। और जर्मनी से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब उसका जो संविधान, जब हमारा देश में इमरजेंसी लग जाता है तो उसके जो हमारे मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब एक तरह से उनको हटा दिया जाता है, उसका कोई मान्य नहीं। आप किसी कोर्ट में जाके अपने संविधान की मतलब मूल अधिकारों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये जो है सस्पेंड हो जाता है, एक तरीके से हटा दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है, जो संसदीय ढांचा जो है वो इंग्लैंड से यानी ब्रिटिश से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है और बाकी का भी एक्सप्लेन किया वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? व्हाट इज द 52nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है?
जो हमारा संविधान है, अभी बताया आर्टिकल 368 द्वारा संविधान में संशोधन मुश्किल है, चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है सरकारी क्षेत्रों में की नौकरियों में आरक्षण प्रावधान 52वें संविधान संशोधन में किया गया है या किसी दूसरे में। त्रिपुरा का स्पेशल राज्य का प्रावधान, मताधिकार का आयु 21 से 18 करने का प्रावधान, राजनीतिक दल में बदल विरोधी प्रावधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान या एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके बारे में आपने सुना होगा। जैसे कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला गया तो उसको दल बदल बोलते हैं। जैसे जो ये आपने एक कभी मुहावरा सुना होगा, आया राम गया राम। वो आया राम गया राम, वो एक गया जो था वो आदमी का नाम था, तो वो आया राम गया राम। तो वो क्या करता था, एक दिन में 3 बार पार्टी स्विच करी थी। मतलब एक पार्टी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया, फिर शाम होते होते फिर से कांग्रेस में आ गया, फिर से बीजेपी में, मतलब ऐसे ही कर रहा था। तो इस पे एक एंटी डिफेक्शन लॉ, जब वो 3 बार पार्टी चेंज कर लिया तो इसके ऊपर एक कानून आ गया कि राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधान जो है वो 52वें संविधान संशोधन में लाया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1998 में। वो जो ये जो प्रचलित एक मुहावरा है वो हरियाणा से स्टेट से रिलेटेड है। जो एक नेता था वो स्विच कर रहा था पार्टी बार बार, तो इसके लिए ये कानून लाया गया था। और जो ये आयु 21 से 18वें संविधान का जो प्रावधान था वो 61वें अमेंडमेंट एक्ट में आया था, जो 1989 में लाया गया था। जो इसका 61st अमेंडमेंट था, जो 61वां संविधान संशोधन में 21 साल से हटा के 18 साल वोटिंग राइट जो था, जो आदमी पहले 21 साल था, कोई आदमी 21 साल का हो जाए तो वोट डालता था, लेकिन जो 61वें संविधान संशोधन में ये कानून लाया गया कि अब 18 साल होने पर ही आप वोट डाल सकते हैं। तो ये 1989 में हुआ था। और जो ये त्रिपुरा एक्ट स्पेशल राज्य का प्रावधान है वो 49वें संविधान संशोधन में हुआ था, जो 1984 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका जो आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। When was the National Integration Council established? When was the National Integration Council established? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1961 या ऑप्शन डी 1964। तो आंसर, इसका जो आंसर है दोस्तों वो 1961 इज़ द करेक्ट आंसर। जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल स्टैब्लिश जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। when we respect the ideal of institution of our constitution and respect the national anthem and the national flag, जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, तो हम कौन से अधिकार की पालना करते हैं, कौन सा कर्तव्य हम निभाते हैं? मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए है, मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। बी, अपने संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हैं। या सी, अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करते हैं। या ऑप्शन डी, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो दोस्तों बता दो, अगर आप अपने राष्ट्र या कोई पुरानी विरासत है या राष्ट्रगान का या राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, तो हम अपने मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उसकी हम पालना करते हैं। जो 51 आर्टिकल 51 है, 51A में दिया गया है, पार्ट 4A में बताया गया, पार्ट 4A में दिया गया है कि हाँ, हमको जो है अपने राष्ट्रगान के, अपने राष्ट्रध्वज के कर्तव्य, मतलब उसके सम्मान करना है। वो हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। उसको अधिकार और कर्तव्य अलग होते हैं, मतलब हमको पालना करनी है। ये अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई सज़ा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी एक, अगर कहीं आपने ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया तो आपको सज़ा मिल सकती है। तो हम अपने मौलिक कर्तव्यों से बाज नहीं आते हैं। हमको अपने राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, अपने इतिहास का पूरा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको याद रखिए, जब भी हम अपने किसी को सम्मान देते तो हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Who amongst
द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? जो अभी किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में घोषित करना है, अनुसूचित क्षेत्र में उसको घोषित करना है, तो उसमें कौन घोषित कर सकता है, किसके परमिशन की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि उसमें सिर्फ राष्ट्रपति के बिना, अनुमति के बिना वो नहीं हो सकता। जो हमारा भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनकी सहमति से ये होता है। वो सिर्फ वही घोषित कर सकते हैं एक अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, शेड्यूल एरिया को वही घोषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड इन द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया गया था? 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किस पर विचार किया गया था? ऑप्शन ए नगर निगम पालिका का संविधान और संरचना, नगर पालिका में कर्मिक प्रणाली, या ऑप्शन सी नगर पालिका और नौकरशाही निर्वाचन सदस्यों के बीच संबंध, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं जो 73rd अमेंडमेंट था वो पंचायती राज से रिलेटेड था। 73rd अमेंडमेंट जो था वो पंचायती राज से रिलेटेड था। और जो 74वां संविधान संशोधन था वो था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो हमारा शहरी नगर पालिका है उसके बारे में था 74वां। तो वो क्या बोलता है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, नगर पालिका का संविधान और संरचना, वो 74वें संविधान संशोधन में बोला गया। नगर पालिका का कर्मिक प्रणाली, ये भी 74वें। नगर पालिका और नौकरशाही का निर्वाचित सदस्यों के बीच संबंध, ये भी 74वें संविधान संशोधन में बिल जो पास हुआ था, अमेंडमेंट बिल, उसमें इसको बताया गया था। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त में से सभी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो 74वां संविधान संशोधन था उसके तहत ये सब किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द राज्यसभा सीट? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश पर एक राज्यसभा सीट है? ऑप्शन ए दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप या पोंडुचेरी। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, दमन दीव दादर नगर हवेली, ये तो अभी दोनों को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी मतलब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो बचा लक्षद्वीप और पोंडुचेरी। ये इसमें कोई भी राज्यसभा का मेंबर यहाँ से राज्यसभा में नहीं जाता। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी यहाँ से कोई भी मेंबर राज्यसभा में नहीं जाता। पोंडुचेरी जो है वहाँ से एक मेंबर राज्यसभा में पोंडुचेरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी पोंडुचेरी की तरफ से राज्यसभा में बैठता है। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। हमारे अभी देश में मौजूदा में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से पोंडुचेरी में एक मेंबर जो है, एक सीट है राज्यसभा में। और यहीं देखे जाए दिल्ली से कितने 3 लोग जाते हैं राज्यसभा में, और जो JNK जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ से 4 लोग जाते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, पोंडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। पोंडुचेरी से 1 मेंबर, दिल्ली से 3 मेंबर, जम्मू कश्मीर से 4 लोग राज्यसभा में जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे देखते हैं, द एज ऑफ अडल्ट सफरेज was raised from 21 to 18 by the 61st Constitutional Amendment 1988, in which article age of adult suffrage। तो आपको बताना है कि जो 61वां संविधान संशोधन था 1988 में द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा आयु 21 से 18 कर दी गई थी। वयस्क मताधिकार आयु किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो बताता है कि जो 21 साल से 18 साल घटा के कर दिया गया था
वोटिंग राइट जो था, अगर 21 साल का आदमी, जो पहले 21 साल हो गए तो वोट करने मिलता था, फिर से 18 साल कर दिया गया, उसको कम कर दिया, तो वो आर्टिकल 326 यानी 326वें आर्टिकल में ये बताया गया है। तो जो आर्टिकल ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। और आर्टिकल 222 है यूपीएससी के एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है, उसके खर्चे के बारे में बात करता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following provision of Indian Constitution have been taken from the Weimar Constitution of Germany? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आपातकाल और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव, समवर्ती सूची, संवैधानिक संशोधन या प्रस्तावना। तो दोस्तों अगर बता दें कि प्रस्तावना जो है वो यूएसए से लिया गया है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संवैधानिक संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से अपने संविधान में जोड़ा गया है, संविधान से लिया गया है। आपातकाल और मौलिक अधिकारों पर इसका प्रभाव है जो वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये भी देखना पड़ेगा समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के। संवैधानिक संशोधन मतलब संविधान में जो आर्टिकल 368 है वो किसके संविधान से लिया गया है, वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना जो हमारा प्रेम्बल है वो लिया गया है यूएसए से। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इनको भूलना नहीं है। आप रिवीजन करते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं 12th प्रश्न है। आर्टिकल 213 आर्टिकल 213 हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेजिडेंट लाइक दिस। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन सा अनुच्छेद है? जो राज्यपाल है द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है, तो वही जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों अगर बता दूं कि जो आर्टिकल 110 है वो मनी बिल का परिभाषा बताता है। जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, मनी बिल का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 110 में बताया जाता है। तो आर्टिकल जो 123 है, इसका जो ऑप्शन 123 जो है वो करेक्ट आंसर है, उसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 123 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द जो अध्यादेश जारी करने का जो विषय है वो राष्ट्रपति के जो है वो 123 में है और राज्यपाल का जो है वो 213 में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following president has not been the chief minister of the state? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए दोस्तों ये काम करते हैं, इसको आप आंसर करिए। आप देखते हैं कि आप इसका आंसर इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी 1957 इज़ नॉन फॉर। 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? जो 26 जनवरी 1957 है उस दिन क्या हुआ था? संसद द्वारा दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, द्वितीय आम चुनाव हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वो अस्तित्व में आया था, वो अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका 26 जनवरी 1957 से जम्मू कश्मीर में संविधान जो था वो लागू हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार। तो दोस्तों वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन है, लोकसभा सचिवालय इसका भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में,
चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय मानव आयोग जो है वो मानवाधिकार आयोग जो है वो संविधान के में उल्लेख नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन कैन द प्रेसिडेंट इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है। तो सरकारी व्यवसाय करने का असाधारण खर्चों पर पूरा करने के लिए, यदि मंत्रिपरिषद सीएजी से एक रिपोर्ट मिलती है और की सिफारिश की जाती है, तो या राज्य बहुमत से सिफारिश करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कब फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो वित्तीय आपातकाल है, वो कब लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों सरकारी व्यवसाय करने का किसी का खर्चा पूरा करने के लिए कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जाती। सीएजी की रिपोर्ट्स के हिसाब से कभी भी इमरजेंसी नहीं लगाई जाती, ना तो राज्य की बहुमत से सिफारिश। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वित्तीय स्थिरता में खतरा है तो वो अपने मर्जी से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, ये ख़त्म हुआ यहीं पे प्रश्न। आप आई होप यू लाइक द सेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। सब्सक्राइब द स्टडी कैफे।